हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सिंप्लीफिकेशन की ये चौथी क्लास। अभी तक जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड 3 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं कि कैसे आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आपका जो है बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक आपका जो है क्लर्क का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, उसमें जो है आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एक इसमें मिलेंगे, चाहे क्लर्क का हो चाहे वो पीओ का हो। तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने उन तीनों क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। हम लोगों ने जो है हर टाइप के क्वेश्चनों को, ठीक है ना, और उन क्वेश्चनों को करना कैसे है, ठीक है ना, चाहे वो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो आपका जो है मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो आपका जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हर टाइप के क्वेश्चनों को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने जो है उसके बारे में पढ़ा है। तो अभी तक अगर आपने उन तीनों क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आज की चौथी क्लास में जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम उन क्वेश्चनों को कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इज 105 रुपीज़। 1/3 of the cost of 1 pen is equals to the cost of 1 pencil. What is the total cost of 4 pen and 5 pencil? 6 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 105 रुपये है। एक पेन की कीमत का 1/3 एक पेंसिल की कीमत के बराबर है। 4 पेन और 5 पेंसिल की कुल लागत क्या है? तो देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि जो एक पेन की लागत है, एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, उसका 1/3 1 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है, मैंने मान लिया कि एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹A है। तो अगर आप यहाँ पे कहें तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा A/3 रुपीज़। कितनी हो जाएगी? A/3 रुपीज़ हो जाएगी। क्योंकि जो एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस है वह एक पेन के कॉस्ट प्राइस का 1/3 है। तो आपने एक पेन का कॉस्ट प्राइस ₹A माना है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस A/3 रुपीज़ हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है, 6 पेन और 3 पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 105 रुपीज़ है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो दिया गया है 6। अब एक पेन की आपने ₹A मानी है तो 6 पेन की 6A हो जाएगी। एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस A/3 रुपीज़ है तो 3 पेंसिल की 3 × A/3 हो जाएगी और ये बराबर में हो जाएगा 105 के, ठीक है ना। किसके बराबर में हो जाएगा? 105 रुपीज़ के। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से 3 से 3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 6A प्लस आपका A = 105। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7A = 105। तो A = आ जाएगा जो है आपका 15। A = कितना आ जाएगा? आपका 15 आ जाएगा। यहाँ तक आपकी बात क्लियर है? A = कितना आ जाएगा? आपका 15 आ जाएगा। अब आपको निकालना कितना है? 4 पेन और 5 पेंसिल का जो है टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो आपने कहा 4 पेन, एक पेन की कीमत ₹A है, तो 4 पेन की कीमत हो जाएगी आपकी 4A
प्लस एक पेंसिल की कीमत आपकी a/3 है, तो 5 पेंसिल की हो जाएगी 5 इंटू a/3, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस हो जाएगा आपका 5a/3। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 12a प्लस आपका 5a अपॉन हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो ये आपका 17a अपॉन हो जाएगा 3, a की वैल्यू कितनी है आपकी 15, तो 17 इंटू 15 अपॉन हो जाएगा आपका 3, तो 3 5 जा 15, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, तो 4 पेन और 5 पेंसिल का जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो हो जाएगा आपका 85 रुपीज़, हो जाएगा आपका 85 रुपीज़। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी, आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर जो है कि भाई एक पेन की कॉस्ट प्राइस हमने ₹a मानी, तो एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस a/3 हो गई, तो यहाँ पे आपको 6 पेन और 3 पेंसिल की टोटल कॉस्ट प्राइस 105 रुपीज़ दी गई थी, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, तो 4 पेन और 5 पेंसिल की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी आपकी जो है 85 रुपीज़। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ़ एन अमाउंट ऑफ 4,36,563 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट 69 persons, हाउ मच अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट। यदि 4,36,563 रुपए की राशि को 69 व्यक्तियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको डिवाइड कर देना है 69 से, किसको 4,36,563 की 63 को। भाई अगर कोई चीज़ आप घर में लेके आते हैं, ठीक है ना, अब अगर जो है उनको समान भागों में सबको देना है, अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को देना है, अगर 10 लोग हैं 10 लोगों को देना है, तो आप क्या करेंगे भाई, जो आप चीज़ लेके आए हैं उसको जो है जितने आपके टोटल पर्सन हैं आपके फैमिली में, उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पर पर्सन हमको कितना देना है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी है कि टोटल जो अमाउंट है वो है 4,36,563 और उसको जो है 69% में डिवाइड करना है और इक्वली डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट जो है 4,36,563 में हम भाग दे देंगे 69 का। अब जरा भाग दे लो तो कितना आता है, तो 69 से हमको डिवाइड करना है किसको, तो आपने कहा डिवाइड करना है 4,36,563 को। ओके, सबसे पहले हम 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 42 से ज़्यादा ना जाए, तो 6 7 जा आपका 42 होता है। अगर हम 7 टाइम लेते हैं तो 7 9 जा 63 और 6 वहाँ पर होल्ड होगा, 7 6 जा 42 और 6 हो जाएगा 48, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 6 टाइम ले लो इसको, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ कितनी बार ले लेंगे 6 टाइम, 6 9 जा 54, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 आपका होल्ड हुआ, 6 6 जा 36 और 5 कितना हो जाएगा आपका 41, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो आपका 2 आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो 5 नीचे ले लो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा जो है 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम चला जाएगा, 3 टाइम ले लो, 3 9 जा 27, 2 आपका होल्ड हुआ, 3 6 जा आपका 18 और 2 हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, चूँकि देखो 5 से तो 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ले लो, ये हो जाएगा 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पे बचेगा आपका 1। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, 6 3 जा 18 होता है, तो
तो अगर हम 3 टाइम लेते हैं तो 207 आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम लेंगे। 2 9 जा 18, बचेगा 1, 2 6 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 13। यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 माइनस आपका 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 7 माइनस 3 तो आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप 3 को नीचे ले आएंगे। अब आपको जो है यहाँ पे भाग देना है 483 में। तो जरा 6 का टेबल पढ़िए कि 48 से ज़्यादा ना चला जाए। तो 6 7 जा आपका होता है 42। अब देखो 7 टाइम चला जाएगा, 6 7 जा 42, चूँकि आपका 48 है यहाँ पे। 7 9 जा 63, 6 आपका होल्ड हुआ, 7 6 जा 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6327 रुपीज़। तो प्रत्येक पर्सन को कितना मिलेगा 6000 और आपका जो है 327 रुपीज़ पर पर्सन को दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। क्लियर? क्योंकि पर पर्सन कितने रुपए मिलना चाहिए 6327 रुपीज। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि 32 शर्ट्स पीसेस ऑफ 130 सेंटीमीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम ए रील ऑफ क्लॉथ। आफ्टर कटिंग दीज पीसेस 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ रिमेन्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रील ऑफ द क्लॉथ इन मीटर। कपड़े की एक रील से 130 सेंटीमीटर के 32 शर्ट के टुकड़े काटे जा सकते हैं। इन टुकड़ों को काटने के बाद 80 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाता है। तो कपड़े की रील की लंबाई मीटर में कितनी है। तो भाई देखो एक आपके पास क्लॉथ की रील है जिससे आप 130 सेंटीमीटर के 32 टुकड़े काट सकते हैं, और उन 32 टुकड़ों को काटने के बाद भी आपके पास 80 सेंटीमीटर का टुकड़ा बच जाता है, 80 सेंटीमीटर की रील बच जाती है। तो आपसे पूछा गया कि जो टोटल आपकी रील है उसकी जो लेंथ है वो मीटर में कितनी है। तो अगर हम बात करें कि सेंटीमीटर में टोटल लेंथ कितनी है, तो अगर मैं बात करूं कि टोटल लेंथ ऑफ रील, टोटल लेंथ ऑफ रील, तो ये हो जाएगा जो है भाई 32 टुकड़े काटे गए और एक टुकड़ा जो था आपका 130 सेंटीमीटर का था। तो 32 टुकड़े टोटल कितने सेंटीमीटर के होंगे। तो आपने कहा कि 130 इंटू 30, और इसको या ये तो आपका जो है वो भाग हो गया जहां से आपने 32 पीसेस काटे और एक पीसेस आपका 130 सेंटीमीटर का था, और इतना काटने के बाद भी आपके पास जो है 80 सेंटीमीटर का अभी भी टुकड़ा बचा हुआ है। तो प्लस का 80 हो जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 0 आ जाएगा, 32 जा हो जाएगा 26, 13 2 जा 26, 2 आपका होल्ड हुआ, 13 3 जा आपका हो जाएगा 39 और आपका जो है 2 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 0 आ गया, 13 2 जा 26, 2 आपका होल्ड हुआ, 13 3 जा 39, 2 हो जाएगा आपका 41। अब प्लस का 80 ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी सेंटीमीटर में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये जाएगा आपका 0, 8 6 14 की 4 हासिल आया 1 1 1 2, ये जाएगा 4240 सेंटीमीटर, 4240 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बताना है मीटर में, हमें बताना है मीटर में। तो ये हो जाएगा जो है आपका 4240 को आप 100 से डिवाइड कर दें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42.40 मीटर। 42.40 मीटर आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका क्लॉथ की जो रील है उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 42.40 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में है 4240 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे पूछा गया है मीटर में, तो आ जाएगा 42.40 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम हैज 6 रुपीज मोर देन मोहन एंड 9 रुपीज मोर देन सोहन। ऑल द थ्री हैव 36 रुपीज इन ऑल। राम हैज ए शेयर ऑफ। राम के पास मोहन से 6 रुपये अधिक हैं और सोहन से 9 रुपये अधिक हैं। तीनों के पास कुल मिला के 36 रुपये हैं। तो राम का भाग कितना है, राम का हिस्सा कितना है? तो भाई देखो एक चीज जरा समझो, अगर राम के पास जितने रुपए हैं, ठीक है ना, तो मोहन के पास राम से 6 रुपए कम है। मोहन के पास राम से 6 रुपए कम है और सोहन के पास राम से 9 रुपए कम है। तो अगर मैं कहूं कि भाई जो सोहन है उसके पास मोहन से कितने रुपए कम हैं, तो आपने कहा 3 रुपए। भाई बात समझो, राम के पास मोहन से 6 रुपए ज़्यादा हैं और सोहन से 9 रुपए ज़्यादा हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई जो मोहन है, ठीक है ना, जो मोहन है उसके पास जितने रुपए हैं उससे 3 रुपए और कम है किसके पास? सोहन के पास। क्योंकि सोहन से 9 रुपए ज़्यादा हैं किसके? राम के पास। और मोहन से कितने ज़्यादा हैं? 6 रुपए। तो सोहन के, अगर सोहन और मोहन की मैं बात करूं तो सोहन के पास मोहन से 3 रुपए और कम है। तो यहां पर देखो, अगर मैं मानता हूं, अगर मैं यहां पे मान लूं कि मोहन के पास, मैंने मान लिया कि मोहन के पास ए रुपए हैं, मैंने मान लिया कि मोहन के पास ए रुपए हैं, तो राम के पास कितने होंगे? राम के पास कितने होंगे? तो आपने कहा ए प्लस 6 रुपीज। ए प्लस 6 रुपीज किसके पास होंगे? राम के पास। सोहन के पास कितने होंगे? सोहन के पास कितने होंगे? तो आपने कहा सोहन के पास हो जाएंगे जो है ए माइनस 3 रुपीज हो जाएंगे ना भाई। सोहन के पास मोहन से भी 3 रुपए कम होंगे, क्योंकि राम के पैसों की तुलना किससे हुई है? पहले मोहन से, फिर सोहन से। राम के पास मोहन से 6 रुपए ज़्यादा हैं और सोहन से 9 रुपए ज़्यादा हैं। तो अगर मैं मोहन और सोहन की बात करूं तो जो सोहन है उसके पास मोहन से भी 3 रुपए कम है, और मैंने यहाँ पे किसके रुपए माना है? मोहन के। तो अब देखो इन तीनों के पास मिला के टोटल कितने रुपए हैं? 36 रुपीज। तो ये हो जाएगा आपका जो है ए प्लस 6 प्लस हो जाएगा आपका ए माइनस 3, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 33 के बराबर, क्योंकि 36 के बराबर, सॉरी किसके बराबर? 36 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों को मिला के टोटल रुपए 36 है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है 3a हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। तो ये 3a इक्वल्स टू हो जाएगा 36 माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 33। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 11। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 11। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है राम के पास कितने रुपए होंगे? राम के पास कितने रुपए होंगे? तो आपने कहा कि अगर हम बात करें राम के शेयर की, अगर हम बात करें राम के शेयर की, तो राम का शेयर 17 रुपए का होगा, क्योंकि भाई a प्लस 6 रुपीज ही तो है उसके पास। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी? 11 प्लस 6 आपका हो जाएगा जो है 17 रुपीज। तो राम का जो शेयर है वो 17 रुपीज है। अगर मैं बात करूं कि मोहन के पास कितने रुपए हैं, तो आपने कहा 11 रुपीज है, इसके पास कितने रुपए हैं? तो 8 रुपए हैं। तीनों को ऐड करो 36 आना चाहिए, तो 17 और 8 हो जाएगा आपका 25 और 11 हो जाएगा 36। तो टोटल कितना है? 36 रुपीज। तो राम का शेयर कितना है इसमें? आपका 17 रुपीज, 17 रुपए है। क्लियर है। तो ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल्स टू दैट ऑफ 4 टेबल्स। द प्राइस ऑफ 15 चेयर एंड 2 टेबल्स टुगेदर इज 4000 रुपीज।
द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल्स इज। 10 कुर्सियों की कीमत 4 मेजों के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों की कुल कीमत 4000 रुपये है। तो 12 कुर्सियों और 3 मेजों का कुल मूल्य कितना है। तो देखिए भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखो कहा दिया गया है कि द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल्स टू दैट ऑफ 4 टेबल्स। ठीक है ना, 10 कुर्सियों की जो कीमत है 4 जो है टेबल की 4 मेजों की कीमत के बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10C मतलब चेयर हो गया इक्वल्स टू 4 टेबल के टी से टेबल हो जाएगा। यही तो है कि द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल्स टू दैट ऑफ 4 टेबल्स। तो 10 कुर्सियों की जो कीमत है वो 4 मेजों की कीमत के बराबर है। तो 10C बराबर 4T। C का मतलब हो गया चेयर, T का मतलब हो गया टेबल। अब यहाँ पर देखो अगर इसको हम सॉल्व करें तो किससे 2 से कैंसिल कर दें, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो हम कह सकते हैं कि 5 चेयर बराबर 2 टेबल के हैं। 5 चेयर बराबर 2 टेबल के हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि 15 चेयर्स और जो है 2 टेबल्स का जो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस है वो 4000 रुपीज़ है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से जो है आपको जो गिवन है वो है, आपको जो गिवन है जो दिया गया है वो दिया गया है आपको कि जो है 15 चेयर, सी मतलब हो गया चेयर, प्लस 2 टेबल का टोटल कॉस्ट प्राइस है आपका 4000 रुपीज़। अब देखो या तो जो है मैं टेबल टोटल इसको टेबल में कन्वर्ट कर लूं या तो मैं इसको टोटल चेयर में कन्वर्ट कर लूं। अगर मैं इसको चेयर में टोटल कन्वर्ट करता हूं तो 2T बराबर किसके है 5C के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15C प्लस आपका 5C इक्वल्स टू 4000 के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20C इक्वल्स टू 4000। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा, तो एक चेयर की कीमत हो जाएगी 200। एक चेयर की कीमत हो जाएगी आपकी 200 रुपीज़। ठीक है ना, एक चेयर की कीमत कितनी हो जाएगी 200 रुपीज़। अब देखो मुझे चाहिए एक टेबल की जो है कितनी है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिया गया है आपको कि 5C इक्वल्स टू 2T। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखता हूँ, एक चेयर की कीमत 200 है तो 5 चेयर की कीमत कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा यहाँ पे आप इसको रख दो, 5C इक्वल्स टू 2T दिया गया है तो 5 इंटू हो जाएगा आपका 200 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2T। अब देखो जब आप इस 2 से इस 200 को डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो एक टेबल की कीमत आ जाएगी आपकी 500 रुपीज़। एक टेबल की कीमत हो जाएगी 500 रुपीज़। अब आपसे पूछा गया है जो है कि 12 चेयर हैं और 3 टेबल्स हैं, इनकी टोटल जो है कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो आपने कहा कि हमें बताना है यहाँ पे 12 चेयर और 3 टेबल की टोटल कॉस्ट प्राइस। एक चेयर की कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज़ है तो 12 की कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा 12 इंटू 200 प्लस आपका जो है एक टेबल की 500 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 इंटू 500। तो ये हो जाएगा आपका 2400 और ये हो जाएगा आपका जो है 1500। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 3900। कितना आ जाएगा जो है, ये आ जाएगा आपका जो है 3900। अर्थात जो है 12 चेयर और 10 जो है 3 टेबल की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है 3900 रुपीज़। कितनी है 3900 रुपीज़। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका जो है 12 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट में कितना आ जाएगा आपका 3900 रुपीज़। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ़ 2 जीन्स एंड 3 शर्ट्स कॉस्ट 4000 रुपीज़ एंड 3 जीन्स एंड 2 शर्ट कॉस्ट 3500 रुपीज़, हाउ मच डज अ जीन्स कॉस्ट।
यदि 2 जीन्स और 3 शर्ट की कीमत 4,000 रुपये है और 3 जीन्स और 2 शर्ट की कीमत 3,500 रुपये है, तो एक जीन्स की कीमत कितनी होगी? अब देखो यहाँ पर जो है आपको दिया गया है 2 जीन्स और 3 शर्ट की कीमत दी गई है और 3 जीन्स और 2 शर्ट की कीमत दी गई और एक जीन्स का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो जीन्स को हमने जे से मान लिया, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3J प्लस आपका जो है नहीं 2 जीन्स है तो 2J होगा ना, जैसे हमने क्या मान लिया जीन्स, ठीक है ना। तो 2 जीन्स प्लस आपका जो है 3 शर्ट, ऐसे शर्ट मान लिया। इसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी 4,000 रुपीज, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि आपका 3 जीन्स अर्थात 3J प्लस आपका जो है 2 शर्ट तो 2S, इसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी 3,500 रुपीज। अब देखो एक इक्वेशन ये है आपका और एक इक्वेशन ये, दोनों को आप सॉल्व कर लो तो एक जीन्स का कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा जो है आपका 3J प्लस 2S इक्वल्स टू दिया है 3,500 और है आपका 2J प्लस है आपका 3S इक्वल्स टू है आपका 4,000। आपको एक जीन्स की कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप यहाँ पे शर्ट की जो है वैल्यू को बराबर कर लो। तो यहाँ पर देखो जो है ऊपर हम मल्टीप्लाई कर ले 3 का और नीचे मल्टीप्लाई कर दें आप 2 का, तो कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये नया इक्वेशन बन जाएगा 3 3 ज़ा 9J प्लस 3 2 ज़ा 6S इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 300 300 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 हो जाएगा आपका 10। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 ज़ा 4J प्लस 2 3 ज़ा 6S प्लस हो जाएगा आपका 8,000, प्लस हो जाएगा आपका 8,000। अब इनको माइनस कर दो, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वो आपका 5 जीन्स, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा 0, ये 0, ये 5 और 10 में से 8 गया तो आपका 2 बचेगा। तो एक जीन्स की कीमत हो जाएगी, एक जीन्स की कीमत हो जाएगी आपकी 2,500 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा एक जीन्स की कीमत को आ जाएगी आपकी 500 रुपीज। एक जीन्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 500 रुपीज। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक जीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 4 पेंसिल इज 176 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 2 पेंसिल इज 48 रुपीज। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 176 रुपये है। 2 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 48 रुपये है। तो एक पेन की कीमत कितनी है? तो देखिए भाई ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 4 पेंसिल इज 176 रुपीज। तो यहाँ पर देखो आपने लिख दिया 8 पेन और जो है आपका 4 पेंसिल। 4 पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दी गई है कितनी 176 रुपीज। और फिर आपका दिया है 2 पेन और 2 पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी जो है 48 रुपीज। 2 पेन और 2 पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी 48 रुपीज। अब यहाँ पे आपको जो बताना है तो वो यहाँ पे 1 पेन की कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है। तो जब यहाँ पर आपको 1 पेन की कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो पेंसिल को आप बराबर कर लो। तो पेंसिल को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 2 का मल्टीप्लाई कर लें। क्योंकि भाई ऊपर तो आपका 4 पेंसिल, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो जो नया आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा 8 पेन प्लस 4 पेंसिल
8 पेन प्लस 4 पेंसिल इक्वल्स टू 176। ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 पेन और प्लस हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 पेंसिल और ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, तो 96 आ जाएगा। अब इस नए इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो। देखो जब इसको आप माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। 4 पेंसिल से 4 पेंसिल आपका कैंसिल हो गया। अब 8 पेन से जब 4 पेन को कैंसिल करोगे तो ये 4 पेन आ जाएगा और यहाँ पे जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 6 गया तो 0 और 17 में से 9 गया तो 8। तो एक पेन की जो कीमत है वो आ जाएगी आपकी 20 रुपीज। कितनी आ जाएगी, 20 रुपीज। एक पेन की कीमत है 20 रुपीज, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 रुपीज। इसी प्रकार से आप चाहें तो एक पेंसिल की कीमत निकाल सकते हैं। एक पेन की कीमत आपको मिल गई, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से एक पेंसिल की कीमत आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि द कॉस्ट ऑफ 2 डजन एप्पल्स एंड 3 डजन बनानाज इज 136 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनानाज एंड 1 डजन एप्पल इज 110 रुपीज। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 डजन बनानाज। 2 दर्जन सेब और 3 दर्जन केले की कीमत 136 रुपये है। 5 दर्जन केले और 1 दर्जन सेब की कीमत 110 रुपये है। तो 1 दर्जन केले की कीमत क्या है। तो बहुत सिंपल है, देखो ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। 2 दर्जन सेब, तो आपने यहाँ पे मान लिया 2 डजन सेब को आपने एस मान लिया, प्लस आपका जो है 3 डजन बनानास, तो 3 और बनानास को आपने बी लिख दिया, जो कि इसकी जो टोटल आपकी कॉस्ट प्राइस है 1 है, वो है 136 रुपीज। इसी प्रकार से दिया गया है कि 5 डजन बनानास और 1 डजन एप्पल। ठीक है ना, तो 1 डजन एप्पल तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आपका सेब हो जाएगा, एस से आपका सेब हो गया, प्लस आपका जो है 5 डजन बनानास, तो यहाँ पे 5 बी कर लीजिए। ये इक्वल्स टू हो जाएगा जो है किसके, 110 के। ठीक है ना, या फिर एक काम करो, आप एस की जगह ए कर लो, सेब की जगह एप्पल कर दो, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप ए ले लो, ए से एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है ना, तो ए से एप्पल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए का मतलब एप्पल से है, बी का मतलब बनाना से, ध्यान रखिएगा। अब आपसे जो पूछा गया है वो 1 दर्जन केले की कीमत पूछी गई है, तो आप यहाँ पे एप्पल को बराबर कर लो। एप्पल को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा, देखो जो नया इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा जो है आपका 2a प्लस आपका 10b, 2a का मतलब एप्पल, बी का मतलब बनाना, इक्वल्स टू हो जाएगा 220। यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दो, 2 डजन एप्पल प्लस 3 डजन बनाना की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 136 रुपीज़ है। अब इसको आपस में आप माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कोई ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 3 गया तो ये बचेगा आपका 7b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ बचेगा आपका 1, तो 11 में से 3 गया तो 8। तो 1 दर्जन बनाना की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 12 रुपीज़। 1 डजन बनाना की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो जाएगी 12 रुपीज़। भाई 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 1 दर्जन जो बनाने की कीमत है वो है 12 रुपीज़। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 1 दर्जन बनाने की कीमत कितनी है, 12 रुपीज़ है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ़ 3b प्लस 9a इक्वल्स टू 54 एंड 28a अपॉन 13b इक्वल्स टू 140 अपॉन 39, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस a। तो अब देखो यहाँ पर जो है आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है b माइनस a की, आपको वैल्यू बतानी है b माइनस a की।
तो अगर यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, बी और ए की अलग अलग वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है 28A अपॉन 13B इक्वल्स टू दिया गया है 140 अपॉन 39। कितना दिया गया है, 140 अपॉन 39। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो इसको हम a अपॉन बी, अगर a अपॉन बी यहाँ पे इसको निकालते हैं कितना हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 के साथ में और आपका 28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 के साथ में। अब देखो 13 3 जा 39 और इसको किससे कैंसिल कर दो, 7 से, 7 4 जा 28 और 7 2 जा आपका हो जाएगा 14, 4 5 जा हो जाएगा आपका 20। तो ये आ जाएगा जो है आपका 5 अपॉन में 3। कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 3। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5 अपॉन 3b। क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 5 अपॉन 3b। ये आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, a अपॉन b इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 किया गया तो a इक्वल्स टू 5 अपॉन 3b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी गई है वो दी गई किसकी, 3b प्लस 9a, 3b प्लस 9a इक्वल्स टू 54 के दिया गया है। यहाँ पे आप a की वैल्यू को रख दीजिए तो हो जाएगा आपका 3b प्लस हो जाएगा आपका 9 इंटू 5/3b इक्वल्स टू 54 के। अब देखो ये हो जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये 3 3 जा 9, यहीं पे आप सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3b प्लस हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 15b इक्वल्स टू आपका 54 के है। तो ये हो जाएगा आपका 18b इक्वल्स टू 54। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप b की वैल्यू को रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में आप b की वैल्यू को रख दो तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 अपॉन 3 और यहाँ पे इंटू b, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। ठीक है ना, आपको किसकी वैल्यू निकालना है, b माइनस a की। आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है आपको b माइनस a की। तो b की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है तो आपकी 5, तो 3 माइनस 5 आपका माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का 2, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्लस का 2 आंसर नहीं होगा, गलती से भी मत करिएगा कि सर वहाँ तो 5 बड़ा है 5 माइनस 3 कर दे तो 2 आप आंसर रख दें, नहीं, -2 आंसर इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है आपका ए वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि 12:1/3 प्लस 10:5/6 माइनस 7:2/3 माइनस 1:4/7 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका ये 12 लिखा है 12:10 और 7 और 1, इसको आप बाहर ले लीजिए और जहाँ पर प्लस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 12, फिर आपका है प्लस तो प्लस का 10, फिर आपका माइनस तो माइनस का 7, माइनस का 1, इसको हमने बाहर ले लिया। अब अंदर आपका क्या बचा, अंदर आपका बचा जो है 1/3 प्लस का आपका 5/6 और माइनस का 2/3 और माइनस का 4/7, ये आपका जो है अंदर बच गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, इसको जरा प्लस माइनस कर लें तो 12 + 10 आपका हो जाएगा 22, ये माइनस का हो जाएगा आपका 8, ये कितना हो जाएगा, तो 6 3 और 7
6, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो भाई 6 और 3 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, 6 × 7 कर लो तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 42, इसका एलसीएम हो जाएगा 42। तो आपने कहा यहाँ हो जाएगा 14, 3 जा 42 होता है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, प्लस का 35 हो जाएगा क्योंकि 6, 7 जा 42, 7, 5 जा 35, माइनस आपका हो जाएगा 14, 3 जा 42, 14, 2 जा 28, यहाँ पे हो जाएगा 7, 6 जा आपका 42, 6, 4 जा 24। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो ये तो आ जाएगा आपका 14 आएगा, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है 5 और 4 हो जाएगा आपका 9 और 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8, 4 आपका 12, 1 आपका होल्ड हुआ 2, 2, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? अपॉन में हो जाएगा आपका 42। अब देखो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 14 माइनस 3/42 आएगा, 3/42 आएगा। तो ये हो जाएगा जो है आपका 14 माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका जो है ये 14, कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब चूंकि देखो ये भाई माइनस का आ रहा है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 14, 14 जा कितना होता है आपका? 196, 196 माइनस 1 अपॉन 14, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 195 अपॉन 14। अब 14 से इसको भाग दे दीजिए, तो 14 से जब आप भाग दे देंगे तो 14, 1 जा 14, कितना बचेगा यहाँ पे? 14, 1 जा 14, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, ठीक है ना। 55 में अगर हम 14 का भाग दें तो 14 × 42 और 14 चौको 56 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 3 जा आपका 42 होता है। अब देखो यहाँ पे 55 बचा था, 55 में जरा 42 को माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 13, तो 13 अपॉन 14 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 अपॉन 14 ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया कैसे? भाई अगर ये वैल्यू प्लस की आती ना, अगर ये वैल्यू प्लस की आती तो डायरेक्ट आप इसको लिख देते 14 डायरेक्ट आप आंसर देते। लेकिन ये तो माइनस करा, चूंकि भाई जिस 52 आपका बड़ा है, 49 आपका छोटा है, तो जो संख्या बड़ी होगी सिंबल उसी का लगेगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ माइनस का आ जाएगा आपका 1/14। तो फिर से हम 14 से 14 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 196 हो गया, माइनस का 1 तो 195 अपॉन 14 आ गया। 14 का जब हम 195 में भाग देंगे तो 13 अपॉन 14 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 36 kg ऑफ राइस लास्ट ईयर वॉज 1044 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 24 kg ऑफ राइस दिस ईयर इज 768 rupees. What is the difference between the cost per kg of rice last year and the cost per kg of rice this year? पिछले साल 36 किलो चावल की कीमत 1044 रुपये थी और इस साल 24 किलो चावल की कीमत 767 रुपये है। तो पिछले वर्ष प्रति किलोग्राम चावल की लागत और इस वर्ष प्रति किलोग्राम चावल की लागत के बीच क्या अंतर है? तो देखो यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, अर्थात जो लास्ट ईयर में दिया गया है कि जो आपका 36 kg जो राइस का 36 kg जो राइस का आपका रेट था वो था 1044 रुपीज। तो अगर मैं कहूं कि 1 kg राइस का जो है मूल्य कितना था तो 1044 अपॉन हो जाएगा आपका 36 अपॉन हो जाएगा 36। अब आप एक काम कर लो, 36 का डायरेक्ट जो है 36 का भाग दे दो किसमें आप 1044 में,
तो यहाँ पर 1 kg का आपको मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, 3 टाइम चला जाएगा क्या, देखो 3 6 18, बचेगा आपका 1, 3 3 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कितने बार जाएगा, केवल 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1044 है, तो ये 2 टाइम जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2, और 10 में से 7 गया तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 नीचे आया, 3 का टेबल पढ़िए कि 32 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 9 जा आपका 27 होता है। तो अगर 9 टाइम हम इसको ले लेते हैं तो 9 6 जा 54, 5 आपका बच गया, 9 3 जा 27, 27 4 हो जाएगा आपका 32, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अर्थात जब आप 36 का जो है इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 kg का जो आपका मूल्य है वो आ जाएगा आपका 29 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 29 रुपीज़। तो लास्ट ईयर जो राइस का पर केजी रेट था वो था 29 रुपीज़। अच्छा, प्रेजेंट ईयर में क्या है, प्रेजेंट ईयर में क्या है रेट, अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट ईयर में, तो प्रेजेंट ईयर में जो राइस का रेट है वो है आपका 24 kg राइस की जो कीमत है वो है आपकी 768 रुपीज़। 24 kg राइस की कीमत है 768 रुपीज़। तो 1 kg राइस की कीमत कितनी होगी, तो आपने कहा 768 अपॉन हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना। तो 24 का आप जो है 24 का आप भाग दे दीजिए किसमें, 768 में। तो 24 3 जा आपका 72 होता है, कितना होता है, 72 होता है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8, 24 2 जा आपका 48 हो जाएगा। तो जब आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ 1 kg जो राइस कीमत अब है वो है आपकी 32 रुपीज़ पर केजी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है, इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आपका 3 रुपीज़ का, कितने का है, 3 रुपीज़ का डिफरेंस है। भाई पहले वो 29 रुपीज़ पर केजी था, अब प्रेजेंट ईयर में आपका जो है 32 रुपीज़ पर केजी है। तो कितने रुपए जो है, कितने रुपए का डिफरेंस आ गया आपका 3 रुपीज़ का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 3 रुपये आप रेट बढ़ गए, ठीक है ना, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है कि x gives 1/2 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ एंड 1/2 ऑफ द रेस्ट टू हिज सन, द रिमाइंडर इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन हिज 2 daughters, द शेयर ऑफ ईच डॉटर इज। यक्स अपनी संपत्ति का 1/2 हिस्सा अपनी पत्नी को और शेष का 1/2 हिस्सा अपने बेटे को देता है। शेष राशि उनकी दोनों बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित हो जाती है। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप यहाँ पे प्रॉपर्टी कह रहा है कि भाई एक्स ने अपना जो है अपनी प्रॉपर्टी का 1/2 हिस्सा किसको दे दिया, वाइफ को, शेष का 1/2 हिस्सा दे दिया पुत्र को, और जो बचा उसको जो है अपनी पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया। तो अब यहाँ पर जो है आप कुछ भी एक वैल्यू को मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया कि उसकी होल प्रॉपर्टी थी, मैंने मान लिया कि उसकी जो होल प्रॉपर्टी है वो है आपकी 1, ठीक है ना, हमने मान लिया 1। अच्छा, अब 1 का उसने 1/2 किसको दे दिया, वाइफ को। तो अब एक चीज बताइए कि जब उसने वाइफ को दे दिया इसका 1/2, वाइफ को उसने दे दिया 1 का 1/2 दे दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा, रेस्ट पार्ट कितना बचा। तो आपने कहा कि जो रेस्ट पार्ट बचा वो बचा आपका 1/2। अच्छा, इस रेस्ट पार्ट का आपका 1/2 उसने सन को दे दिया। तो अगर मैं बात करूं कि सन को कितना मिला, तो आपने कहा कि जो सन का पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, तो
तो आपने कहा उसको 1/2 का 1/2 ही तो मिला, अर्थात उसको मिल गया 1/4। भाई 1/2 का 1/2 हिस्सा ही तो उसको मिला, तो उसको मिल गया 1/4। अब इसमें से जो रिमाइंडर आपका बच गया, तो आपने कहा कि अब रिमेनिंग पार्ट कितना है, रिमेनिंग पार्ट कितना है, रिमेनिंग पार्ट कितना है। तो आपने कहा कि भाई टोटल पार्ट था आपका 1 और उसमें से 1/2 पार्ट दे दिया जो है वाइफ को और 1/4 पार्ट दे दिया जो है पुत्र को। तो अब कितना पार्ट बचा, तो इसका एलसीएम हो गया आपका 4, हो जाएगा 4 माइनस आपका 2 माइनस 1, कितना बचा आपका 1/4 पार्ट अभी जो है उसका बच गया। अब इस 1/4 पार्ट को कितने पुत्रियों में बांटना है, 2 पुत्रियों में। इस 1/4 को कितने पुत्रियों में बांटना है, तो 2 पुत्रियों में। तो अगर बात करें कि ईच डॉटर पार्ट, ईच डॉटर पार्ट, ये हो जाएगा आपका 1/4 को दोनों के बीच में बराबर बराबर इक्वल डिवाइड करना है, तो प्रत्येक को 1/8 पार्ट मिल जाएगा, प्रत्येक पुत्री को जो है 1/8 पार्ट मिल जाएगा। भाई जो रिमेनिंग आपका 1/4 बचा है उसका दोनों को बराबर पार्ट मिलेगा, दोनों को आधा आधा आप डिवाइड करेंगे, आधा पहले को आधा दूसरे को, तो 1/4 इंटू 1/2 अर्थात दोनों को 1/8 पार्ट मिलेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 13th नंबर का क्वेश्चन है कि अ कैंटीन रिक्वायर्स 798 बनानाज फॉर ए वीक, टोटल हाउ मेनी बनानाज डिड इट रिक्वायर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2008। एक कैंटीन को एक सप्ताह के लिए 798 केले की आवश्यकता होती है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2008 के महीनों के लिए उसे कुल कितने केलों की आवश्यकता थी। तो अब देखो, एक वीक, एक सप्ताह में उसको 798 बनाना चाहिए। एक वीक में कितने डेज होते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो आपने कहा 7 डेज, 7 डेज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 7 डेज में उसको 7 डेज में उसको टोटल कितने बनाना चाहिए, तो आपने कहा 798। तो एक दिन में कितना चाहिए, एक दिन में कितना चाहिए, तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। एक दिन में उसको जो है 114 बनाना चाहिए। तो कह रहा है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2008 के महीनों के लिए उसे कुल कितने केलों की आवश्यकता थी। तो आपने कहा कि ये ईयर दिया गया है 2008, ठीक है ना। तो जनवरी में टोटल डेज कितने हो जाएंगे आपके 31, फरवरी चूंकि 2008 आपका एक लीप ईयर है तो हो जाएगा 29, और मार्च के आपके जो है टोटल डेज हो जाएंगे 31। तो यहाँ पे जो है अगर हम टोटल बनानास की बात करें, अगर हम बात करें कि उसको टोटल कितने बनाना चाहिए, ठीक है ना, टोटल जो है अगर हम बनाना की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 31 + 29 + 31, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 114 से। क्योंकि एक दिन के लिए उसको 114 बनाना चाहिए, तो इतने दिन के लिए कितने चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 3 1 और 9 और 2 हो जाएगा आपका 11, 1 और 1 आपका होल्ड हो गया, 3 2 5 5 3 8 1 9, 91 × 114। अब एक काम करो, आप जो है 91 का 114 में मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे कर लेते हैं 114 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 91 का, तो पहले आप 90 कर दो 0, 9 6 जा 9 4 जा आपका 36, 3 आपका होल्ड हुआ, 9 1 जा 9 और 3 हो जाएगा आपका 12, 9 1 जा 9 और 1 हो जाएगा आपका 11, ये जाएगा 114। इसको ऐड कर दो तो हो जाएगा 4 6 और 1 हो जाएगा 7, ठीक है ना। यहाँ कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 9 ये 0 आ जाएगा, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 3 आपका 12, बचेगा 1, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा,
यहाँ जाएगा 4 6 1 7 2 1 आपका हो जाएगा 3, यह जाएगा आपका 10, तो 10 3 7 4 कितना आ जाएगा आपका 10 3 7 4 कितना आ जाएगा आपका जो है मल्टीप्लाई करने पर 10 3 7 4, तो 10,374 बनाना उसको चाहिए जो है इन तीनों मंथ को मिला करके। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास में जो है हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड किए, जो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके जो है बैंक पीओ या क्लर्क के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।